नमस्कार साथियों। साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, जहां से अपन ने छोड़ा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है आपका सामने आएगा कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि कालिका जो पुराण है वो पुराण किस धर्म से संबंधित है। अब जैसे ऑप्शन में दे रखा वैष्णव, शाक्त, बौद्ध और जैन, कौन से धर्म से संबंधित है कालिका पुराण, ये हमें बताना है। तो बताइए कौन से धर्म से संबंधित है कालिका। यानी कि कालिका अगर हम देखते हैं तो माता जी का नाम हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि कालिका यानी कि काली माता, ऐसा अपन इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? कालिका पुराण का संबंध क्या है? तो बताइए कालिका पुराण का संबंध। तो इसमें आंसर क्या आएगा? शाक्त धर्म से संबंधित। यानी कि कालिका पुराण का संबंध किससे है? तो कालिका पुराण का संबंध है शाक्त धर्म। शाक्त मतलब शक्ति, देवी 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 से आशय लगाया जा सकता है। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आराम से ये क्वेश्चन अपन को याद रह सकता है ना। कालिका, कालिका माता को ही बोलते हैं, कोई देवता को तो बोलते नहीं। हाँ, काला भैरू जरूर बोलते हैं, तो वो भैरू अलग बात हो जाती है, लेकिन कालिका, कालिका माता के नाम से आएगा। तो इस क्वेश्चन को आसानी से अपन डील कर सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवां भी कहा जाता है? अब ये शब्दवली से क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास की शब्दवली से, कि प्राचीन समय में किसे सातवां कहा जाता है। तो सातवां किसे कहा जाता? ब्राह्मण को कहा जाता है क्या? क्षत्रिय को कहा जाता क्या? वैश्य को कहा जाता था क्या? या शूद्र को कहा जाता क्या? सातवां। अब सातवां का अगर थोड़ा सा अपन इसको भी इंटरलिंक करेंगे, याद रखने का प्रयास करेंगे, तो ये भी बहुत आसान शब्द है, इतना टफ है नहीं है। पर लेकिन आप बताइए, फिर मैं इसको, इसकी थ्योरी आपको समझाऊंगा। क्या होगा? सातवां किसको बोला जाता था? ब्राह्मण को बोला जाता था क्या? क्षत्रिय को बोला जाता था क्या? वैश्य को बोला जाता था क्या? या शूद्र को बोला जाता था? किसको बोला जाता था सातवां? बताइए। तो यहाँ पर सातवां बोला जाता है वैश्य। यानी कि सातवां साथी से आप इसको याद रखो। जैसे कि साथी से कैसे याद रखेंगे अपन? तो साथी से ऐसे याद रखेंगे, वैश्य लोग व्यापार का कार्य करते हैं, व्यापार का कार्य करते हैं, दुकानदारी का काम करते हैं, और किसी भी चीज को आयात निर्यात करवाने का काम करते हैं। मतलब ये हमारी इकोनॉमी के साथी होते हैं। आ गई बात समझ में? इस प्रकार हम इसको याद सकते हैं सातवां शब्द को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान पर रहते थे? यानी कि शुंग वंशीय शासक या शुंग वंश के पूर्वज मूलतः कहां से उनका संबंध था, किस क्षेत्र से उनका संबंध था? तो मगध से था क्या? प्रयाग से था क्या? उज्जैन से था क्या? सौराष्ट्र से था क्या? कहां से था? यानी कि मगध, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, मगध बिहार वाला एरिया, उज्जैन मध्य प्रदेश वाला एरिया, सौराष्ट्र गुजरात वाला एरिया। तो कहां से इनका संबंध था? शुंगों का। शुंग वंश आपने सुना होगा, शुंग वंशीय शासक, तो बहुत सारे शासक हुए। तो अब उनका जो मूल निवास क्षेत्र था, यानी कि उनका जो मूल क्षेत्र था, वो कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर क्या आएगा? मगध, प्रयाग, उज्जैन या सौराष्ट्र, कहां से थे? तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा उज्जैन। उज्जैन अवंती का नाम सुना है? तो ये यहाँ के इनका मूल क्षेत्र था शुंगों का। और शुंगों को ही मार कर किसने भगाया था? विक्रमादित्य ने भगाया था। जब उनके पिता गर्दभिल्ल की को इन्होंने मार डाला था शुंगों ने, तो इन शुंगों को भगाने के लिए फिर कौन आए थे? राजा विक्रमादित्य, जो राजा भरतहरि के भाई थे। आ गई बात? वो एक लंबी कहानी है, कभी अपन सुनाएंगे, टाइम रहेगा तो उन्होंने इन शुंगों को वहां से पतन किया था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा। उस शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था, ये बताना आपने को। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी था सुजाल खा था क्या? सुजात खा था क्या? फिरोज शाह था क्या? इस्लाम शाह था क्या? या मोहम्मद शाह आदिल था क्या? कौन था शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी? कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते उत्तराधिकारियों से भी। यानी कि एक राजा था, उसके कितने बेटे थे, यानी कि उसका टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका समय काल कहाँ से कहाँ तक था। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उनके उत्तराधिकारियों से भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं।
तो हमें ये सारी चीजें ध्यान में रख के चलना है। आ गई बात समझ? ठीक है। तो बताइए कहाँ से था, कौन था ये? तो इसका आंसर आएगा सुजात खा था क्या, फिरोज शाह था क्या, इस्लाम शाह था क्या, या मोहम्मद शाह आदिल था क्या, कौन था? तो ये इसका आंसर आएगा ब वाला, मतलब इसमें इस्लाम शाह। इसका आंसर क्या आएगा? इस्लाम शाह आएगा। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां पर थी? अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय यानी कि ब्रिटिशों के समय जो ईस्टर्न प्रेसिडेंसी एरिया था वो कहां पर था? सूरत में था क्या, सतारा में था क्या, बॉम्बे में था क्या, या पणजी में था क्या? कहां पर था? सूरत में था क्या, सतारा में था क्या, बॉम्बे में था क्या, और पणजी में था क्या? कहां पर था ये बताना हमें, उसके लोकेशन को बताना है। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा सूरत में था। कहां पर था? सूरत। सूरत ये गुजरात वाला एरिया है, गुजरात में पड़ता है सूरत, तो ये सूरत में था। कहां पर था? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यहां कथन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि ब्रिटिश प्रशासन के ऊपर एक टीका टिप्पणी की थी। यह कथन दिया था कि ब्रिटिश प्रशासन अब पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, सड़ चुका है। तो इस प्रकार की टीका टिप्पणी किसने की थी? ये इस प्रकार कथन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इन कथनों को भी ध्यान में रख के चलना है अपने को, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना है कि अपन कथन निष्कर्ष अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो किस प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन होता है। आ रही बात समझ में? तो बताइए किसने कहा था? सिस्टर निवेदिता ने कहा था क्या, सावित्रीबाई फुले ने कहा था क्या, एनी बेसेंट ने कहा था क्या, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, किसने कहा था बताइए? तो इसका आंसर आएगा सिस्टर निवेदिता। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन तो गांधी जी ने शुरू किया था, लेकिन नारा किसने दिया था ये बताइए? महात्मा गांधी ने दिया था क्या, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था क्या, यूसुफ मेहर अली ने दिया था क्या, अरुणा आसफ अली ने दिया था? किसने दिया था भारत छोड़ो का नारा? तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों? इसका आंसर आएगा साथियों सा वाला, यूसुफ मेहर अली ने, ना कि गांधी जी ने। गांधी जी ने आंदोलन का बिगुल फूका था, आंदोलन को शुरू किया था, लेकिन नारा गांधी जी का बिल्कुल नहीं था। इस बात का विशेष ध्यान रखें और गलती से भी गलती ना करें। आगे बात समझ में? तो किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ऐसा होता है नहीं कि कोई सेनापति होता है, कोई क्या होता है, सबका अपना अपना काम रहता था। तो इस प्रकार उन्होंने भी अपना नारा लिखा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, गो बैक टू इंडिया, इंडिया से वापस जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं है? अब यहां पर कुछ नाम दिए गए जिनमें से हमें बताना है कि परमार वंश का शासक कौन नहीं है। नहीं है ये बताना हमें। उपेंद्र नहीं है क्या, मुंज नहीं है क्या, गांगेदेव नहीं है क्या, उदयादित्य नहीं है? कौन परमार वंश का शासक नहीं है? देखो, अगर आपने परमार वंश को अच्छे से पढ़ा होगा, धार परमार वंश राजा भोज, तो आप आराम से बता सकते हो कौन नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं सही आंसर बताऊं, तो मैं आपको सही आंसर तक पहुंचाता हूं। इसमें आएगा गांगेदेव। गांगेदेव परमार वंश के राजा नहीं थे। इनके ऊपर एक कहावत बनी है, आपने सुना होगा कि कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। जब इन दोनों के बीच में जब लड़ाई होती है तो गांगेदेव हार जाता है। कौन? गांगेदेव हार जाता है और राजा भोज जीत जाते हैं। तो इन दोनों के ही नाम के आधार पर एक कहावत बनती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ऐसा कहावत बनी होगी ना, आपने सुना भी है, अपने गांव में चलती है कि कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, या कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये गांगेदेव था जिसे गंगू तेली के नाम से बोला गया है। आ गई बात समझ? तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के चलना। बाकी सारे उपेंद्र भी थे, मुंज भी थे, उदयादित्य भी थे, ये सब थे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? धंगदेव किस वंश का शासक था? अब धंगदेव हमें बताना है किस वंश का शासक था।
जेजाग भुक्ति के चंदेलों का था क्या, मालवा के परमारों का था क्या, माहिष्मती के कलचुरी का था क्या, त्रिपुरी के कलचुरी का था क्या। कौन कहाँ का शासक था? गांगीदेव। तो गांगीदेव के बारे में थोड़ा बताइए। तो गांगीदेव कहाँ का शासक था? तो इसमें आंसर आएगा साथियों, आंसर नंबर ए आएगा, जेजाग भुक्ति का चंदेल था, यानी कि ये चंदेल शासक था धंगदेव। धंगदेव कहाँ का शासक था? चंदेलों का था, चंदेल वंश का था। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। अब हमें ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा करना है, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा करनी है जो कि किससे संबंधित था? ऋग्वेद से संबंधित था। तो बताइए, ऐत्रेय ब्राह्मण था क्या, गोपद ब्राह्मण था क्या, शतपथ ब्राह्मण था क्या, या तैत्रीय ब्राह्मण था क्या? कौन था बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों, ऐत्रेय ब्राह्मण, यानी कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण था? ऐत्रेय ब्राह्मण है। देखो ब्राह्मण ग्रंथों से बहुत सारे क्वेश्चन बने और इसमें हम अटेम्प्ट करेंगे आगे। और तो हमें पूरे जितने वेद है, जिसके उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब हमें को याद करना है। एक मैं लास्ट में आपको क्या करूंगा, एक चार्ट दे दूंगा उसमें, मतलब शॉर्टकट में, तो उसमें से आप आराम से देख लेना। और वो आपको गूगल पे मिल सकती है आराम से, अगर आप खुद से निकालना चाहो तो वहां से निकाल लेना। आप वेद करके अगर लिखोगे वेद तालिका तो पूरी आ जाएगी उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। अब हमें गाजी मलिक के बारे में बताना है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक। कहीं ना कहीं इतिहास में हम लोगों का नाम सुनते हैं और जब हम इसको थ्योरी डिटेल्ड पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से हम इन चीजों को कवर करते हैं, एक एक फैक्ट को कवर करते हैं। जो हमने यहाँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो प्रश्न दिए गए हैं वो सब हमने कहीं ना कहीं कवर किए हैं। तो अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो ये चीजें आप फट से पकड़ पाओगे। अब डायरेक्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम का भी ऐसा है कि इतना टाइम भी नहीं बचा आपके पास, तो हो सके इतना क्वेश्चन आप लगाओ, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो बताइए गाजी मलिक किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का था क्या, खिलजी वंश का था क्या, सैयद वंश का था क्या, या लोधी वंश का था क्या? कहाँ का था गाजी मलिक? तो ये सर तुगलक वंश का शासक था। कहाँ का शासक था? ये तुगलक वंश का शासक था गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ने 1194 के चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? 1194 में जो चंद्रावर का युद्ध हुआ था, उस चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी से कौन पराजित हुआ था? बताइए। कुमारपाल हुआ था क्या, गोविंद राज हुआ था क्या, जयचंद हुआ था क्या, या भीमदुत्य हुआ था क्या? कौन था जो हुआ था? तो चंद्रावर का युद्ध हुआ था जयचंद के बीच में। जयचंद वही जयचंद पृथ्वीराज चौहान का ससुर, संयोगिता का पिता। हुआ क्या, ये वाक्य मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जब अनंगपाल तोमर दिल्ली के शासक थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के नाना जी। कौन थे? अनंगपाल तोमर दिल्ली के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान के नाना जी और जयचंद के भी नाना जी। यानी कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों मौसी के लड़के थे, यानी कि जयचंद बड़ी मौसी का लड़का था, बड़ी बहन का लड़का था, और जो पृथ्वीराज चौहान छोटी बहन के लड़के थे। लेकिन कहीं ना कहीं योग्यता में जयचंद से आगे थे पृथ्वीराज चौहान, यानी कि जयचंद से कहीं ज्यादा योग्यता कौन रखते थे? पृथ्वीराज चौहान रखते थे। और कहीं ना कहीं इन राजगद्दी को लेकर इन दोनों के बीच में मुठभेड़ हो गई, यानी कि अनबन हो गई पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में। लेकिन पृथ्वीराज के सूरवीरता के किस्से जयचंद की पुत्री संयोगिता ने बहुत अच्छे से सुन रखे थे। तो कहीं ना कहीं वो जयचंद की जो पुत्री थी वो पृथ्वीराज चौहान को अपना दिल दे बेटी। अब भैया दिल दे बेटी, धीरे धीरे इतना अखंड प्रेम हो गया संयोगिता का, या पृथ्वीराज चौहान को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कोई हमें इतना चाहते हुए। तो अब जब पता चलता है जयचंद को कि यार हमारी बेटी और हमारे दुश्मन को चाह रही, रिश्ते में ये दोनों भाई भाई लगते हैं, ये भी देखना आप थोड़ा सा। तो लेकिन प्यार है, अंधा प्यार है, हो गया भैया प्यार। अब प्यार हो गया तो अब संयोगिता का स्वयंवर रखते हैं कौन? जयचंद। जयचंद स्वयंवर रखते हैं तो अब पता तो चल जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास लेटर भेज देती है संयोगिता की, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को चाहती नहीं हूँ, और तुम्हारे अलावा अगर मुझे किसी और को चुनना पड़ा तो मैं मौत को चुनूंगी। ये कौन लिखती है? संयोगिता लिखती है।
तो संयोगिता लिखती है पृथ्वीराज चौहान के पास, वो खत पहुंचता है, पृथ्वीराज चौहान घोड़ा लेकर आते हैं और संयोगिता को अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए लेकर भाग जाते हैं। तो अब उस दुश्मनी का बदला निकालने के लिए यानी कि बहुत सारे काम किए उस जयचंद ने, उनकी पृथ्वीराज चौहान की द्वारपाल के रूप में मूर्ति वहां लगवाई दरबार में, तो ऐसा बहुत सारा अपमान किया। अब ऐसा अपमान कौन सहन करेगा। तो ये भैया संयोगिता को लेकर भाग जाते हैं। अब उसी का दुश्मनी निकालने के लिए ये जयचंद क्या करता है, गौरी के साथ मिल जाता है और गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान को मार डालते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है पृथ्वीराज चौहान के साथ। लेकिन अब ऐसा है कि यार मोहम्मद गौरी लालची आदमी, और उसको पता चली गया कि इन हिंदुओं की कमजोरी क्या है, ये एक दूसरे के सिर काटने में लगे हुए थे। तो वे क्या करता है, चंदावर का जो युद्ध होता है, कब होता है 1194 में, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जयचंद को भी ये निपटा देता है। तो इस प्रकार का ये वाक्य होता है इन दोनों के बीच में। तो अपना कहने का मतलब ये है, देखो घर में जो भी लड़ाई चल रही है उसे बाहर मत ले जाओ और किसी तीसरे को शामिल मत करो, वरना वो तीसरा मजा ले जाएगा, मलाई खा जाएगा और तुम दोनों निपट जाओगे। अब ठीक है, जयचंद और उन दोनों के बीच में बढ़िया समधी और जमाई बन जाते और आराम से अपना काम चलाते, तो आगे चल के एक अखंड भारत के राजा बनने का मौका इनको मिलता है, जरूर मिलता है। और दोनों सहयोग की भावना रखते हैं, ना कि ऐसी लड़ाई। तो जब जब भी हमारे हिंदू राजाओं में आपस में आपसी फूट हुई, मतभेद हुआ, तो मजे तीसरे लोगों ने लिए। कभी अंग्रेज ले गए, कभी मुगल ले गए, कभी अफगानी ले गए, कभी यहूदी ले गए। तो ऐसे करके हमारे देश को इन लोगों ने लूटा ही है, हमारे आपसी मुठभेड़ के कारण। तो हमें पड़ोस में भी हमारा आपसे अच्छा सामंजस्य बना के चलना है, घर परिवार में भी अच्छा सामंजस्य बना के चलना है, तभी मजा आएगा हमें। आ रही बात समझ। तो ये युद्ध हमें यही बताता है। ठीक है, ज्यादा लंबा खींच दिया हमने। अब अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश का नाम बताइए जिसने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक क्या किया था, शासन किया था, वो हमें बताना है। तो बताइए, खिलजी वंश ने किया था क्या, सैयद वंश ने किया था क्या, तुगलक वंश ने किया था क्या, या लोधी वंश ने किया था। किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो यहाँ पर आंसर आएगा साथियों ए वाला, यानी कि खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक दिल्ली पर शासन किया था। आगे बात समझ में। अब ये कब कितने समय तक किया था, ये आगे क्वेश्चन में। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता। अगला क्वेश्चन क्या है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी। आइन उल मुल्क मुल्तानी में इनमें से किस शासक के शासनकाल में मतलब उनके शासनकाल में नहीं रहा था, ये हमें बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। बताइए कौन था, किसके समय इसने सेवा नहीं दी थी। तो इसमें आंसर आएगा, आंसर नंबर डी दा वाला, यानी इल्तुतमिश के समय ये नहीं था, बाकी इनके तीनों के समय ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो बताइए कौन था। अलेक्जेंडर था क्या कनिंगम, जॉन मार्शल था क्या, मार्टिन व्हीलर था क्या, या जेम्स प्रित्जर था। कौन था भारतीय पुरातत्व का जनक जिसने सिंधु घाटी जैसी सभ्यता की खोज में एक विशेष योगदान दिया है, उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम वही व्यक्ति था जिन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो राजा राम मोहन राय थे, उन्हें राजा की उपाधि से किसने सम्मानित किया था। यानी कि राजा की उपाधि किसने दी थी, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है। तो बताइए, औरंगजेब ने दी थी क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने दी थी क्या, महात्मा गांधी ने दी थी क्या, या मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी।
किसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर बताइए। देखो, उत्तरकालीन जब हम मुगल पढ़ते हैं तो मुगलों की स्थिति हो जाती है कमजोर, यानी कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल आते हैं उनको उत्तरकालीन मुगल बोलते हैं। और इन सब मुगलों की स्थिति हो जाती है बहुत जोर से वीक, यानी कि ये कमजोर हो जाते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो अब भैया एक राजा था इनका अकबर द्वितीय, इसका आंसर आएगा अकबर द्वितीय। तो वो राजा था, उस राजा को बढ़वानी थी अपनी पेंशन, यानी कि तनख्वाह बढ़वानी थी। और तनख्वाह बढ़वाने के लिए राम मोहन राय को राजा की उपाधि देगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय थे, उनको बहुत सारी भाषाओं का बहुत अच्छे से नॉलेज था। वो ब्रिटिश, फ्रेंच और संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, बहुत सारी भाषाओं के ये जानकार थे और एक अच्छी योग्यता या मेधावी भी थे। तो इनको उसने क्या किया, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए ब्रिटेन भेजा। और ब्रिटेन भेजते समय इनको क्या, कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि थी। जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास में तो ये चीजें नहीं, आधुनिक मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है, ये हम कड़ी पढ़ते हैं। तो उस समय हम ये थोड़ा सा चर्चा करते हैं इन चीजों पर थ्योरी में। तो ये क्वेश्चन वहीं से ही डिजाइन किया गया। बल्कि ये जितने भी क्वेश्चनों का मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना साथियों, ये क्वेश्चन पूरे ही किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। और अधिकतर इन क्वेश्चनों का लेवल है पीएससी लेवल, समझ रहे हो मेरी बात को? व्यापम और पीएससी लेवल, दोनों लेवल के ये क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि ये क्लास आप व्यापम वाले देखो, ये पीएससी वाले भी देख सकते हैं, वनडे एग्जाम वाले भी देखते हैं। यानी कि जहां पर हिस्ट्री नाम का जो सिलेबस ऐड हुआ है वो, और आपकी कोई सी परीक्षा हो, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, आराम से क्लास ले सकते हो। ये क्लास आपके लिए फायदा ही करेगी, ना कि नुकसान करेगी, क्योंकि इन क्वेश्चनों के लेवल से आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। हर एक बात समझ। और जिसने इतिहास अच्छे से पढ़ रखा उनके लिए तो बहुत सरल होंगे ये क्वेश्चन, समझ गए मेरी बात? तो ऐसा है। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? लॉर्ड डफरिन जब वायसराय थे तो उनके समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। वो घटना कौन सी थी ये हमें बताना। बताइए कौन सी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी क्या? ढाका में मुस्लिमों की स्थापना हुई थी क्या, मुस्लिम लीग की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी क्या? प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी क्या? क्या हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय? तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। क्या हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पहले और सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो बताइए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे क्या? आनंद मोहन बोस थे क्या? अबुल कलाम आजाद थे क्या? जिसके बाद में भूपेंद्र नाथ बोस थे क्या? कौन थे सबसे कम उम्र में बनने वाले? तो इसमें आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ब वाला, अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत में सुव्यवस्थित तरीके से जनगणना कब हुई थी? यानी कि एक व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी भारत में? ऐसे तो नॉर्मल जनगणना बहुत बार हुई, लेकिन व्यवस्थित तरीके से सबकी बायोडाटा लिया गया, सबकी पहचान की गई, अच्छे से उनकी पूरी जानकारी लिखी गई। तो इस प्रकार की जनगणना कब से शुरू हुई थी? 1861 में हुई थी क्या? 1871 में हुई थी क्या? 1881 में हुई थी क्या? या 1891 में हुई थी? कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आएगा 1881 में यह जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1881 में यह जनगणना, व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? यानी कि यहाँ पर प्रश्न हमारा पूछ रहा है, ये जो 4 सदस्य दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? बताइए। महादेव देसाई थे क्या? प्यारे लाल नैयर थे क्या?
मदन मोहन मालवीय थे क्या, जवाहरलाल नेहरू थे क्या? किसने गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये हमें बताना। बताइए किसने नहीं किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से वह प्रथम कौन नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया किया था? बताइए। बीपी वाडिया थे क्या, एन एम लोखंडे थे क्या, लाला लाजपत राय थे क्या, एन जी रंगा थे क्या? कौन थे? इनमें से वह कौन से प्रथम नेता थे जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया, यानी कि मजदूर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले या उसको संचालित करने वाले कौन थे ऐसे व्यक्ति? उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है, बताइए। बीपी वाडिया, एन एम लोखंडे, लाला लाजपत राय, एन जी रंगा, कौन थे? तो इसका आंसर आएगा साथियों एन एम लोखंडे। कौन थे? एन एम लोखंडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है, शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है? हमें शेरशाह सूरी का मकबरा बताना है, वो कहां पर स्थित है। और इसके बारे में थोड़ी सी आपको एक विशेषता बताऊंगा। सासाराम बिहार में स्थित है क्या, दिल्ली में स्थित है क्या, कालिंजर में स्थित है क्या, या सोनार गांव में स्थित है क्या? कहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा है, ये बताइए हमें। शेरशाह सूरी एक बहुत योग्य और प्रतापी शासक था जिसने मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर कुछ समय तक दिल्ली पर भी शासन किया इसने, और फिर इसने अपनी मृत्यु से पहले अपना खुद का ही मकबरा बनवा दिया था। इसकी एक ये विशेषता थी। तो बड़ा योग्य शासक था। बताइए कहां पर था? तो ये आंसर आएगा इसका आ वाला, सासाराम। सासाराम कहां पर पड़ता है? सासाराम बिहार में पड़ता है, जहां पर शेरशाह सूरी ने अपनी मृत्यु से पहले अपना खुद का मकबरा बनवाया था। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का नाम हमें बताना था कि कौन थे उनके गुरु। रामदास थे क्या, तुकाराम जी थे क्या, वामन पंडित थे क्या, गंगा भट्ट थे क्या? गंग भट्ट थे क्या? बताइए कौन थे? शिवाजी। और शिवाजी महाराज एक और विशेषता बताऊंगा मैं, आप थोड़ा सा इसका आंसर बताइए कौन थे। तो शिवाजी महाराज के गुरु का नाम था स्वामी रामदास। स्वामी समर्थ रामदास थे। देखो, स्वामी समर्थ रामदास ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिवाजी महाराज को सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा दी। उन्होंने सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए उनसे कहा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित किया। तथा स्वामी समर्थ रामदास के पास जो भगवा वस्त्र था, स्वामी समर्थ रामदास के पास जो भगवा वस्त्र वो ओढ़े हुए थे, उनके पास जो भगवा वस्त्र था, वही भगवा वस्त्र हमारा भगवा ध्वज बना था। उसी भगवा वस्त्र को छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या बनाया था? अपना प्रतीक ध्वज बनाया था उस वस्त्र को। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रख के चलना कि जो हम भगवा वस्त्र देखते हैं, भगवा ध्वज देखते हैं हमारा, तो वो भगवा ध्वज स्वामी समर्थ रामदास का ही वस्त्र था जो उन्होंने ओढ़ रखा था। वो वस्त्र दिया था शिवाजी महाराज को, और शिवाजी महाराज ने उसी वस्त्र को भगवा ध्वज बनाया था, अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था, अपना प्रचार का माध्यम बनाया था, धर्म के प्रचार का। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी एक विदेशी यात्री था, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये कौन था बताइए। एक प्रसिद्ध चित्रकार था क्या, इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर की यात्रा की थी, पुर्तगाल का यात्री था क्या, या एक ईरानी यात्री था क्या? कौन था निकोलो कोंटी? बताइए। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा निकोलो कोंटी बा वाला, यानी कि निकोलो कोंटी इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के समय ये निकोलो कोंटी नाम का व्यक्ति आया था। कहां से आया था? इटली से आया था। इटली की राजधानी रोम थी, रोम है इटली, रोम का ये निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
चटगांव आर्मरी रेट से इनमें से कौन सा संबंधित था? चटगांव आर्मरी रेट का संबंध हमें बताना कौन सा? तो बताइए, सूर्यसेन था क्या, भगत सिंह था क्या, राम प्रसाद बिस्मिल था क्या, या अशफाक उल्ला था? कौन था ऐसा? बताइए, सूर्यसेन, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्ला खान था? कौन था ऐसा? बताइए। तो इसका आंसर आएगा सूर्यसेन था। कौन था? सूर्यसेन था। आंसर क्या आएगा? सूर्यसेन था। अब अगला क्वेश्चन और सुनो। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? वेवेल प्लान किस वर्ष आया था, ये हमें बताना था। 1942 में आया था क्या, 1943 में आया था क्या, 1944 में आया था क्या, या 1945 में आया था? कब आया था वेवेल प्लान? बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1945, यानी कि डी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। वेवेल प्लान 1945 में आया था। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? हमें हमारे संस्कारों के बारे में बताना है। तो संस्कार कितने हैं, उन संस्कारों के बारे में बताइए। 10 थी क्या, 12 थी क्या, 15 थी क्या, या 16 थी क्या? आजकल हमारे इन संस्कारों की ही लड़ाई हो रही है। जो मुद्दे चल रहे हैं ना वर्तमान में, प्रेमानंद जी महाराज, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, ये किसके बारे में बात करें? इन संस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं। धीरे धीरे इन संस्कारों का खंडन हो रहा है। जो लिव इन रिलेशन जैसे चीज आ रही है, विवाह जैसे पवित्र संस्कार नष्ट होते जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो इन संस्कारों की रक्षा के लिए ही बातें चल रही है। तो बताइए कौन सा था, कितने संस्कार है हमारे कुल? तो इसका आंसर आएगा साथियों डी वाला, यानी कि 16 संस्कार थे हमारे। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। हमें याद रखना है, पूरे प्रत्येक संस्कार को भी बताना है कि कौन कौन से संस्कार हैं। यानी कि 16 संस्कारों के हमें क्रम से नाम भी याद रखना। पुंस्कर्म, जात कर्म, चूड़ाक्रम, नामकरण, अन्नप्रासादन, वेदारंभ, विवाह, अंतिम संस्कार। इस प्रकार से मतलब 16 संस्कार होते। क्रम तो मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन एक बार आप देख लेना। यानी कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इन 16 संस्कारों से क्वेश्चन बन जाता है, इनमें से कौन सा संस्कार नहीं है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है। मैंने रट रखे थे, लेकिन मैंने रटे थे तो भूल गया। अब याद करता अच्छे से तो मैं नहीं भूल पाता, लेकिन फिर भी एक बार रिविजन करूंगा, याद आ जाएगा। तो इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रख के चलना है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या? अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदस्सी या देवनाम पियदस्सी के रूप में किया गया? यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा शासक है जिसको पियदस्सी या देवनाम पियदस्सी बोला गया? तो देवनाम पियदस्सी का आशय है देवताओं का प्रिय। ऐसा राजा जो देवताओं का भी प्रिय है, जो देवता भी इससे प्रेम करते हैं, उस राजा का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे क्या, सम्राट अशोक थे क्या, समुद्रगुप्त थे क्या, या सम्राट हर्षवर्धन थे क्या? कौन था? बताइए। देवनाम पियदस्सी। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा अशोक, यानी कि बा वाला इसका आंसर आएगा। सम्राट अशोक को देवनाम पियदस्सी बोला गया, देवताओं का पियदस्सी बोला गया। देखो साथियों, आप सबको पता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कलिंग युद्ध में इतना उत्पात मचाता है, इतना रक्तपात मचाता है, जिसमें जन और धन दोनों की हानि होती है। और अशोक स्वाभाविक रूप से क्रूर शासक था। कैसा शासक था? क्रूर शासक था, यानी कि दया नाम की चीज इसके अंदर नहीं थी। लेकिन एक वाक्य ऐसा भी निकलता है कि अशोक बचपन से, मतलब जब अशोक का जन्म होता है तो ये बहुत भद्दा सा दिखता है। यानी कि ये दिखने में जैसे क्यूट बेबी रहते हैं ना बच्चे छोटे छोटे, तो ऐसा क्यूट बेबी नहीं था ये अशोक एक भद्दा सा था, मतलब दिखने में बहुत क्रूर था। काला रंग था इसका, सांवला रंग था अशोक का, और चेहरे पर बहुत सारे तिल जैसे ऐसा मसे टाइप से हो रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, तो ये निकल के जा रहा था, तो किसी स्त्री ने इसके ऊपर एक कमेंट कर दिया, अशोक के ऊपर कमेंट कर दिया, और ऐसे छींक करी, मतलब ऐसे करते हैं ना, कोई बुरा सा चीज को अपन देखते हैं तो छींक कर देते हैं, अरे कितना भद्दा इंसान है। तो इस प्रकार अशोक जब निकल के जा रहा था तो किसी स्त्री ने क्या किया, ऐसे
ऐसे रिएक्शन दिया या प्रतिक्रिया दी। तो होता क्या है, अशोक अशोक क्या करता है, वहां पर सभागार में जितनी भी स्त्रियां थी उन स्त्रियों को एकत्रित करता है, एक जगह बुलाता है और सभी को नग्न कर देता है, निर्वस्त्र करके ये क्या करता है, जला देता है, जिंदा स्त्रियों को जला देता है। इसकी क्रूरता इस प्रकार हम देख सकते हैं अशोक की। फिर अशोक क्या करता है, आगे चल के कलिंग युद्ध लड़ता है। कलिंग युद्ध में ये इतना उत्पात मचाता है, इतना रक्तपात मचाता है कि जहां देखो वहां जन और धन यानी कि त्राहिमाम त्राहिमाम जैसी स्थिति बन जाती है। तो वहां से अशोक के मन में पता नहीं किसी बौद्ध भिक्षु द्वारा एक बात बोली जाती है कि तूने इतने लोगों का इतना नरसंहार किया, तुझे क्या मिल गया ये बता। मिला मात्र एक भूमि का टुकड़ा, और भूमि का टुकड़ा जो भी रक्त से सना हुआ। तू इस एक बार नजर घुमा के देख अंदर की आत्मा से, तो देख ये क्या चल रहा है, चीजें क्या हो रही है, क्या कर लेगा तो इस चीज को पाकर आखिर में तो जाएगा, नंगा आया था नंगा जाएगा। अशोक के माइंड में वो बात बैठ जाती है और अशोक एकदम बुद्ध बन जाता है। अशोक जिसके बाद में रक्तपात सब कुछ छोड़ देता है और अशोक एक संत जैसा प्रवृत्ति बन जाती है। अशोक लोगों को कल्याण के लिए एक नए मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिसे बोला जाता है धम्म। क्या बोला जाता है, धम्म बोला जाता है, जिसमें अशोक अपने शिलालेख लिखवाता है, 14 शिलालेख। उन शिलालेखों में से 13वां शिलालेख अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन बताता है, हृदय परिवर्तन बताता है, जिसके बाद में जितने भी अभिलेख हैं कहीं अशोक की धर्म यात्राओं के बारे में बताते हैं, अशोक की पशुओं के प्रति प्रेम के बारे में बताता है, अशोक के व्यक्तियों के प्रति प्रेम के बारे में बताता है, अशोक के धर्म प्रचार के बारे में बताते हैं, अशोक के अच्छे कार्यों के बारे में बताता है। इस प्रकार अशोक का क्या होता है, हृदय परिवर्तन होता है और अशोक एक सही मार्ग पर आता है और फिर बनता है अशोक महान। यानी कि पहले सम्राट अशोक था लेकिन फिर बन जाता अशोक महान। इस प्रकार अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो अशोक पर भी हम बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ साथियों, एक बार आप थ्योरी पढ़ो हमारे साथ। मतलब जो थ्योरी की जो क्लास है वो क्लास है हमारी, देखो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। और अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं एक बार और फिर अच्छे से प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों सेक्टरों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। हमारा उद्देश्य ये है कि जब किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को हम पढ़ते नहीं है, उस टॉपिक को हम जीते हैं। उस समय उस स्थिति को हम देखने का प्रयास करते हैं कि कलिंग युद्ध हो रहा है, कलिंग युद्ध में कितनी अफरा तफरी मच रही है, कितना नरसंहार हो रहा है, जहां देखो वह रक्तपात। आप इमेजिन करो उस सीन को, इमेजिन करो पूरे लोग मरे पड़े हुए, कटे पड़े हो और एक राजा वो भी रक्त से सना हुआ है, और जहां देखता है वहां कोई लोग तड़प रहा, कोई रो रहा है, वो रुदन महसूस करने का प्रयास करो, तब जाके वो चीज आपको समझ आएगी। उस चीज को इमेजिनेशन करोगे तो वास्तव में वो कलिंग युद्ध तुम्हारी आंखों के सामने हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, और हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम फिर भूलते नहीं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो एक बार मौका मिले हमें आपको हिस्ट्री और भी अच्छे से पढ़ाने का, तो आप अपना सजेशन कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन कल करते हैं।